Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Good evening, everyone. Am I audible? Am I visible? Audio, video, both are clear? Very good. ठीक है, आपके जितने फ्रेंड्स हैं जो दूसरे आईडी से लॉगिन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको बोलिए वेब डेवलपमेंट वाले मीटिंग को ज्वाइन करें। मैं ग्रुप में देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जैंगो और एडवांस जावा वाले से लॉगिन कर रहे हैं। मैंने कहा था फ्रंट एंड आप सबका सेम रहेगा, तो फ्रंट एंड वाला जो मॉड्यूल है वो वेब डेवलपमेंट वाला है, उस वाले ग्रुप में आकर मीटिंग का लिंक लेकर ज्वाइन करें। मैं इसीलिए वेट कर रहा था, तो मैं अनाउंस कर रहा हूं ग्रुप में। अगर आप उनके टच में हैं, उनके कम्युनिकेशन में हैं, तो आप सबको अनाउंस करिए। I'll just wait for 2 more minutes and then I'll start the session. Okay, can we wait for 2 more minutes? Let others join. Okay, let's start the session. अब मैं आपका सबसे पहले डाउट दूर कर दूं, बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं आप बैच के कंटेंट्स को लेकर। ठीक है, मैंने फर्स्ट डे भी आप लोगों को समझाया था, आज फिर कह रहा हूं, सुनिए ध्यान से। ठीक है, वेब डेवलपमेंट का बैच है, जावा डबल ई का बैच है कि जैंगो का बैच है, सुनिए गौर से, लिसन वेरी केयरफुली। उससे आपको पता चलेगा क्या पढ़ना है, आपको ये भी पता चलेगा शेड्यूल क्या है, और फिर आप एडमिन से लिंक्स ले लीजिएगा कब कौन से टाइम पे आपको कौन से बैच में आना है। ध्यान दीजिए, जो वेब डेवलपमेंट होता है, मैंने आपसे कहा था, इस वेब डेवलपमेंट में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। आई होप आपने अटेंड करा होगा लेक्चर। एक होता है आप फ्रंट एंड डेवलप करें, और एक होता है आप बैक एंड डेवलप करें। ये आप सबको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था। आई होप आपने ये लेक्चर अटेंड करा है। अगर मिस हो गया है तो आपके ग्रुप में इस लेक्चर का वीडियो पोस्ट हुआ है, आराम से आज टाइम निकाल के उस वीडियो को आप देख लेना। अगर लेक्चर मिस भी हो गया है तो आज के लेक्चर से कोई खास कनेक्शन नहीं है, आज हम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, फ्रंट एंड में मैंने आपसे कहा था हमें तीन चीजों की जरूरत है। वन इज HTML, second one is CSS and third one is JavaScript. बैकएंड में मैंने आपसे कहा था कि हमें बैकएंड में दो चीजें सीखनी होती हैं। एक होता है कोई सर्वर साइड लैंग्वेज, कोई सर्वर साइड लैंग्वेज जिसमें आप अपना बिजनेस लॉजिक लिखेंगे, और एक डेटाबेस। मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये सर्वर साइड लैंग्वेज हम या तो जैंगो यूज करेंगे और या हम यूज करेंगे जावा डबल ई। फाइन। मैंने आपसे कहा था अगर आपको पाइथन आती है तो आप जैंगो वाला बैच ज्वाइन करें, ताकि आप पाइथन का वेब डेवलपमेंट में यूज देख पाएं, और अगर आपको कोर जावा आती है तो आप जावा डबल ई वाला बैच ज्वाइन करें। इसमें आप अपना बैकएंड पढ़ेंगे।
लेकिन अगर आप Django ज्वाइन करते हैं तब भी, अगर आप जावा डबल ई ज्वाइन करते हैं तब भी, और अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं ज्वाइन करते हैं, सिर्फ फ्रंट एंड ज्वाइन करते हैं तब भी आपका ये वाला पार्ट सेम रहेगा। आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट पढ़नी ही पढ़नी है। आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है कि हम कोई और लैंग्वेज पढ़ लें, इसे स्किप कर दें। क्या आप स्किप करिए अगर आपको ये आता हो। और याद रखिएगा इसमें सिर्फ 3 ही नहीं है। अगर आपने अटेंड करा हो तो मैंने आपसे कहा था हम इनके फ्रेमवर्क्स भी पढ़ेंगे। जो लोग थे वो मुझे बताएं इन 3 के अलावा क्या क्या कवर अप करेंगे अपन। इन 3 के अलावा मैं आपको कवर अप कराऊंगा एजेक्स, इसके अलावा विल बी कवरिंग जेक्वेरी, इसके अलावा वील बी कवरिंग बूटस्ट्रैप। ये सब किस में आएगा? ये सब फ्रंट एंड में आएगा। तो क्या फ्रंट एंड जैंगो वालों को भी पढ़ना पड़ेगा? हाँ जी, पढ़ना पड़ेगा। आप जैंगो में हेलो भी नहीं लिखवा सकते हैं अगर आपको फ्रंट एंड नहीं आता है। क्या एडवांस जावा वालों को भी फ्रंट एंड पढ़ना पड़ेगा? यस, पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूं इसका। आप पाइथन में स्क्रीन पे हेलो कैसे लिखवाते हैं? जल्दी बताइए। पाइथन में स्क्रीन पे हेलो कैसे लिखवाते हैं? प्रिंट से लिखवाते हैं, है ना। जावा में स्क्रीन पे हेलो कैसे लिखवाते हैं? system.out.println से लिखवाते हैं। लेकिन ये दोनों ही काम नहीं आते हैं जब आप वेब डेवलपमेंट करते हैं। वेब डेवलपमेंट में हेलो कौन लिखेगा स्क्रीन पे? वेब डेवलपमेंट में स्क्रीन पे हेलो HTML लिखेगी। तो आप चाहे बैकएंड में जैंगो पढ़ लें, जावा पढ़ लें, PHP पढ़ लें, रूबी पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, द फ्रंट एंड पार्ट आपको सबका करना पड़ेगा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। आई बात समझ? कंफ्यूजन दूर हुआ? ठीक है। अब बैच का शेड्यूल सुन लीजिए। बैच का शेड्यूल कैसे चलेगा? बैच का शेड्यूल चलेगा जो आपका फ्रंट एंड है, ध्यान दीजिए, आपका फ्रंट एंड चलेगा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। कितने बजे? 8 PM ऑनवर्ड्स। ठीक है। इसके बाद जो जावा डबल ई वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का JDBC भी लगा करेगा। कब कब लगा करेगा? ट्यूसडे और सैटरडे लगा करेगा, क्योंकि आपको पता होगा थर्सडे 9 बजे से प्रोजेक्ट रहता है। जानते हैं ना आप ये बात? थर्सडे 9 PM पे प्रोजेक्ट की क्लास होती है। तो आपका ट्यूसडे और सैटरडे 8 के बाद 9 PM ऑनवर्ड्स JDBC रहा करेगा। और इसके बाद फिर मैं आपका एक डे और बढ़ा दूंगा। दिवाली के बाद एक दिन आपका और बढ़ जाएगा। होपफुली वो संडे का डे होगा। ठीक है। जैंगो वालों के लिए क्या कहानी है? जैंगो वाले तब तक सर्वर साइड डेवलपमेंट शुरू नहीं कर सकते जब तक कम से कम मिनिमम आपका HTML कवर अप ना हो जाए। जब HTML कवर अप हो जाएगा आपका, भले ही हम CSS साथ में पढ़ लें, उसके बाद ही हम सर्वर साइड डेवलपमेंट पे जा पाएंगे। इज दिस क्लियर? आया समझ में? शेड्यूल समझ में आया जिस पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं? तो आपको ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 8 बजे तो आना ही है। जावा वालों को ट्यूसडे और सैटरडे 9 बजे भी ज्वाइन करना है। ठीक है। आज नहीं है क्योंकि आज प्रोजेक्ट है। सैटरडे को 9 PM पे आपकी JDBC की क्लास होगी। और जैंगो वालों का जैसे ही मैं HTML खत्म करूंगा, मैं लॉन्च कर दूंगा आपका सर्वर साइड डेवलपमेंट। तो आप मानिए नवंबर एंड आते आते आपका जैंगो भी स्टार्ट हो जाएगा सर्वर साइड का। अब क्लियर हुआ? हाँ, क्लास ज्वाइनिंग लिंक मैं बोल दूंगा, एडमिन्स आपके ग्रुप में डाल देंगे। आप सब किसी ना किसी ग्रुप में तो है ना, जैंगो में, जावा डबल ई में या वेब डेवलपमेंट में, किसी ना किसी ग्रुप में तो है। उसमें लिंक आपको मिल जाएंगे। हुआ पॉइंट क्लियर? आई बात समझ में? हाँ, आज HTML का, ये HTML का एक तरह से फर्स्ट लेक्चर है हर्ष। आज वेब डेवलपमेंट का सेकंड लेक्चर है, बट HTML का फर्स्ट लेक्चर है। राइट? आज HTML के बारे में मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया है। आज पढ़ाऊंगा पहला लेक्चर HTML का। अभी डाउट दूर हुआ? ठीक है। और लेक्चर के एंड में फिर हम लोग एक पोल कर लेंगे, जैसा आप लोगों ने डिमांड की थी कि जिनको पाइथन, जावा दोनों में से कुछ भी नहीं आता है, वो अगर बैकएंड करना चाहते हैं तो उनके लिए बैकएंड लैंग्वेज हम इस कोर्स के अंदर एक ऐड कर दें। अभी ठीक हुआ? हाँ, टाइमिंग सेम होगी फैजान, टाइमिंग आपको सेम मिलेगी। नहीं, आज JDBC नहीं है, JDBC सैटरडे है, लिखा है ना यहाँ पर, ट्यूसडे एंड सैटरडे। अभी क्लियर हुआ डाउट? पॉइंट क्लियर हुआ? बात समझ में आई? पाइथन का प्रोजेक्ट अलग है। पाइथन का प्रोजेक्ट इससे मिक्स नहीं करो फैजान। पाइथन का प्रोजेक्ट पाइथन के प्रोजेक्ट के टाइम पे चलेगा। वो होपफुली वीकेंड्स पे रहा करेगा। मैं बता दूंगा आप लोगों को।
और जब पढ़ाना मुझे है तो क्लैश कैसे करेगा? नहीं करेगा ना, मैं एक साथ 2 क्लास तो ले भी नहीं पाऊंगा ना, है कि नहीं? उसकी चिंता मत करिए, कुछ क्लैश नहीं होगा, बस आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब अगला कब आना है आपको? सैटरडे आना है। कितने बजे आना है? 8 PM पे आना है। 8 to 9 सारे लोग फ्रंट एंड पढ़ेंगे। 9 o'clock से मैं कंटिन्यू करूंगा जेडीबीसी। समझ आया? ओके, चलो स्टार्ट करें अब। शैल वी स्टार्ट द टॉपिक? ये तो शेड्यूल था, मैं एक बार शेड्यूल ग्रुप में भी पोस्ट करवा दूंगा, जो शेड्यूल मैंने आपको बताया, और ये वीडियो भी ग्रुप में पोस्ट हो जाएगा। आप आराम से वीडियो देखकर एक बार फिर शेड्यूल समझ लेना। ओके, पॉइंट क्लियर हुआ? शालू, मैंने समझाया, फ्रंट एंड वालों का सबका कॉमन बैच है ये। फ्रंट एंड वालों का सबका कॉमन बैच है ये। ओके, जैंगो कब स्टार्ट होगा? चलो आज इसी को पढ़ते हैं अपन। आज एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेते हैं इस बैच के शेड्यूल और टॉपिक पे, है ना? आज ये पढ़ते हैं अपन सबसे पहले, बाद में पढ़ेंगे HTML CSS। चलो, जैंगो कब स्टार्ट होगा? जैंगो स्टार्ट होगा नवंबर एंड के आसपास, जब HTML खत्म होगा। एडवांस जावा कब से शुरू होगी? एडवांस जावा सैटरडे से, कमिंग सैटरडे से शुरू होगी। उसमें क्या पढ़ेंगे? उसमें जेडीबीसी पढ़ेंगे। वो कितने बजे रहा करेगी? वो 9 बजे रहा करेगी इस बैच के बाद। ये बैच क्या सबको पढ़ना है? हाँ जी, ये बैच सबको पढ़ना है। इस बैच में क्या क्या पढ़ाया जाएगा? इस बैच में HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery Ajax बूटस्ट्रैप पढ़ाया जाएगा। इसका टाइम 8 o'clock पे रहेगा। हाँ, इसका टाइम 8 o'clock पे रहेगा। तो हमें इसमें आना पड़ेगा। हाँ, आपको इसमें आना पड़ेगा। और कुछ रह गया हो तो पूछ लें आप। आगे बढ़ूं अब? ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द टेक्नोलॉजी। चलिए, तो अब शुरू करते हैं। यहां से आपका टेक्निकल स्टफ स्टार्ट होता है। क्या पढ़ना है आज? आज पढ़ना है आपको HTML। फाइन, शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपन HTML वर्ड की फुल फॉर्म को समझने के साथ। द एक्रोनिम HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, आई डोंट थिंक आप में से बहुतों को इसका फुल फॉर्म ना पता हो। इनफैक्ट मैक्सिमम को, क्या सभी को पता होगा, द वर्ड HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लोगों को इसके फुल फॉर्म का मतलब समझने में। आप इसका फुल फॉर्म समझिए, आपको 5 मिनट में समझ में आ जाएगा HTML क्या है और वो किस पर्पस के लिए यूज होती है। इस फुल फॉर्म में भी अगर आप नोटिस करें तो मुझे लगता है टेक्स्ट और लैंग्वेज, ये तो आपको पता ही है ना क्या होता है। जल्दी जल्दी बोलिए, यस और नो। टेक्स्ट का मतलब होता है डेटा, राइट? डेटा मतलब जो भी आपको एक वेबसाइट पे दिखता है। तो जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वहां कुछ कंटेंट दिखता है आपको। हाँ, दिखता है। उस कंटेंट में ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट सब कुछ होता है। उस टेक्स्ट की बात हो रही है यहाँ पर। वो जो टेक्स्ट आपको दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज डेटा और कंटेंट। लैंग्वेज का मतलब आई डोंट थिंक मुझे बताने की जरूरत है। लैंग्वेज कम्युनिकेशन मीडियम होता है, जिससे आप किसी से बात करते हैं, किसी से आप कम्युनिकेट करते हैं। बस 2 वर्ड्स आपके लिए नए हैं, ना वो पाइथन में कभी सुने, ना जावा में कभी सुने, ना कभी C++ में सुने। और ये भी याद रखिएगा, ये पर्टिकुलर कोर्स पाइथन और जावा से कनेक्टेड नहीं है। तो ये मत सोचिएगा फ्रंट एंड पढ़ने के लिए पाइथन चाहिए, क्या नहीं चाहिए। आपने सिर्फ सी भी पढ़ी हुई है तो आप फ्रंट एंड वाला पार्ट आराम से समझ सकते हैं, आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ एक टॉपिक के अलावा। याद है आपको वो टॉपिक? दैट टॉपिक इज एजेक्स। ये एक टॉपिक है जो आपको नहीं आएगा समझ में जब तक बैकएंड की नॉलेज ना हो। बाकी सब कुछ फ्रंट एंड में आपको समझ में आएगा। HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery बूटस्ट्रैप सब कुछ, है ना? तो बहुत सारे लोगों का ये डाउट था, हमें सिर्फ सी आती है, हम HTML ज्वाइन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अब आता है वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हाइपरटेक्स्ट? एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हाइपर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मार्कअप? सबसे पहले मैं आपको हाइपर समझाता हूं। ये बताइए, आप सबने गूगल खूब यूज करा है? हाँ या ना करा है? राइट। जब आप गूगल का सर्च इंजन ओपन करते हैं, गूगल के होम पेज पे जाते हैं और हमारे टेक्स्ट बॉक्स में आप कुछ टाइप करते हैं सर्च करने के लिए। लेट्स से आपने टाइप करा HTML ट्यूटोरियल, ये आपने लिखा। ये लिखकर जब आप एंटर स्ट्राइक करते हैं तो आपके सामने सर्च रिजल्ट आते हैं। जल्दी बोलिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट डिस्प्ले होते हैं, राइट? कभी आपने गिना हो तो आपने देखा होगा, रफली एक पेज में 10 रिजल्ट आते हैं। रफली एक पेज में 10 रिजल्ट गूगल दिखाता है आपको। फाइन,
लेकिन आप ये मानते हो HTML ट्यूटोरियल से रिलेटेड गूगल मिलियंस ऑफ वेबसाइट सर्च करके लाता है आपके लिए? खाली 10 वेबसाइट तो नहीं है ना दुनिया में जो HTML का ट्यूटोरियल दिखा रही हूं आपको। कई वेबसाइट होंगी, मिलियंस ऑफ वेबसाइट होंगी। वो सारी मिलियंस ऑफ वेबसाइट का लिंक, उनकी डिटेल एक पेज पे तो नहीं आती है। तो आपने देखा होगा नीचे पेज नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 ऐसा होता है। फाइन, अब ध्यान से सोच के जवाब दीजिएगा। बाय डिफॉल्ट पेज 1 खुलता है ना आपके सामने? बाय डिफॉल्ट पेज 1 खुलता है ना आपके सामने? वेरी गुड। अभी बताइए, क्या पेज 1 के बाद जरूरी है आप पेज 2 पे जाएं? क्या डायरेक्ट पेज 5 पे नहीं जा सकते? जल्दी बोलिए। गूगल का जो सर्च पेज खुलता है 1 के बाद 5 पे क्लिक नहीं कर सकते? कर सकते हैं। 5 के बाद वापस 3 पे आ सकते हैं? आ सकते हैं। 3 के बाद 9 पे जा सकते हैं? जा सकते हैं। आप समझ रहे हैं आपका मूवमेंट कैसा है? आपका मूवमेंट रैंडम है। जब आपका मूवमेंट रैंडम होता है तो इसे आप वेब टेक्नोलॉजीज की भाषा में बोलते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये हाइपर ऑर्डर का टेक्स्ट है। हाइपर का मतलब क्या होता है? हाइपर का मतलब होता है ऐसा टेक्स्ट जो क्लिकेबल है, जिस पे क्लिक करके आप एक जगह से दूसरी जगह पर नेविगेट कर जाते हैं। क्लिक करते हैं ना आप इन पेज नंबर्स पे, इन पेज नंबर्स पे क्लिक करते हैं ना आप, और जब आप क्लिक करते हैं तो वो वाला सर्च रिजल्ट्स का पेज खुलता है। तो आपका किसी पेज नंबर पे क्लिक करना और आपके क्लिक करने पर वो पेज का रिजल्ट शीट खुल जाना, ये HTML की भाषा में कहलाता है टेक्स्ट विच इज हाइपर बाय नेचर। और सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूं तो क्लिकेबल को लिंक भी बोला जाता है। तो अगर अपन चले गूगल पे मेरी इस बात को समझने के लिए और थोड़ा सा ऑब्जर्व करें इस पूरे बिहेवियर को, तो आप रिलेट कर पाएंगे। करते हैं ध्यान से ऑब्जर्व। ये गूगल का होम पेज है या मैंने HTML ट्यूटोरियल सर्च करा। एज यू कैन ऑब्जर्व मेरे पास 10 रिजल्ट्स आ रहे हैं। फाइन, इन 10 रिजल्ट्स के बाद ये जो नीचे आपको लिस्ट दिख रही है, कितने पेज नंबर नजर आ रहे हैं जरा बताइए? कितने पेज नंबर नजर आ रहे हैं 1 से लेके 10 तक? हम इस समय पेज नंबर 1 पे हैं। क्या मैं पेज नंबर 10 पे जा सकता हूं? डायरेक्ट जा सकता हूं? क्या गूगल मुझे फोर्स करेगा नहीं पहले 2 3 4 पे जाओ फिर 10 पे आना? नहीं करेगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से रैंडम मूवमेंट ले सकता हूं। इस रैंडम मूवमेंट को, इस तरीके के टेक्स्ट को अपन बुलाते हैं हाइपर टेक्स्ट। तो जब भी इंटरनेट पे आप कहीं पे क्लिक करते हैं और क्लिक करके आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं कहीं पे, तो आपको नहीं पता लेकिन आप किसे यूज कर रहे हैं? आपको नहीं पता लेकिन आप किसे यूज कर रहे हैं? आप हाइपर टेक्स्ट को यूज कर रहे हैं। आप जैसे यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज हाइपरटेक्स्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है सर इसका ऑपोजिट क्या होता है? तो वो भी सुन लीजिए आपकी जनरल नॉलेज के लिए। इसका ऑपोजिट होता है लीनियर टेक्स्ट। लीनियर टेक्स्ट का क्या मतलब होता है? लीनियर टेक्स्ट का मतलब होता है जिसे आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही फॉलो कर पाए। जैसे जब आप कोई स्टोरी बुक पढ़ते हैं या कोई नॉवल पढ़ते हैं तो ऐसे रैंडम पढ़ सकते हैं? इनफैक्ट पढ़ तो सकते हैं, बट आपको क्या नॉवल का एसेंस समझ में आएगा? अगर पेज नंबर 1 के बाद पेज नंबर 10 पे चले जाएं, फिर पेज नंबर 3 पे आ जाएं, स्टोरी का फ्लो समझ में आएगा? सिमेट्री समझ में आएगी? नहीं आएगी। तो वहां आप मजबूर हैं कि आप ऑर्डर वे में चलें। हाँ, आप मजबूर हैं कि आप ऑर्डर्ड वे में चलें। पेज नंबर 1 के बाद पेज नंबर 2 पढ़ना पड़ेगा, पेज नंबर 2 के बाद पेज नंबर 3 पढ़ना पड़ेगा, तब आपको स्टोरी का एसेंस समझ में आएगा। जब इस ऑर्डर में इस तरह से आप किसी डॉक्यूमेंट को नेविगेट करते हैं तो हम बोलते हैं वो डॉक्यूमेंट लीनियर टेक्स्ट है। और जब आप रैंडम ऑर्डर में नेविगेट करते हैं तो हम बोलते हैं वो डॉक्यूमेंट हाइपर टेक्स्ट है। बताइए हाइपर टेक्स्ट क्लियर हुआ? जल्दी जवाब दें। हाइपर टेक्स्ट वर्ड समझ में आया? दिस इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। फाइन, अब आता है अगला इंपॉर्टेंट वर्ड। ये मार्कअप क्या होता है? व्हाट इज दिस मार्कअप? ठीक है, मार्कअप समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप मेरे 3 छोटे छोटे सवालों के जवाब दें। मैं मान के चल रहा हूं यहां पर 3 तरह के स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें सी आती है, जिन्हें पाइथन आती है, जिन्हें जावा आती है। ये मान सकता हूं, है ना? हो सकता है तीनों ना आती हो लेकिन एक लैंग्वेज तो आती है। या तो सी आती होगी, जावा आती होगी, पाइथन आती होगी, क्योंकि थोड़ा सा कंपैरिजन में करूंगा। ठीक है, तो जो सी जानते हैं वो मुझे बताएं व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस can be developed in C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। या मैं इसी सवाल को दूसरे वर्ड्स में पूछता हूं आपसे, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज सी? व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज सी? तो मुझे लगता है जितने स्टूडेंट सी पढ़ चुके हैं, जिन्हें सी का आइडिया है,
आपको पता होगा सी की जो मेन स्ट्रेंथ है, शाबाश, बिल्कुल सही, सी की जो मेन स्ट्रेंथ है वो है आप सी में सिस्टम लेवल का कोड डिजाइन करते हैं, ऐसे एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे काम करें, जैसे जैसे लिंकर, कंपाइलर। फॉर एग्जांपल आप जानते हैं पाइथन सी में ही बनाई गई लैंग्वेज है, जानते हैं जावा सी में ही डिजाइन करी गई लैंग्वेज है, राइट। जावा का कंपाइलर सी में लिखा गया है, पाइथन का कंपाइलर और इंटरप्रेटर सी लैंग्वेज में डिजाइन करे गए हैं। तो सी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें लोग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, लिंकर, कंपाइलर्स, डिवाइस ड्राइवर्स, ये सब चीजें बनाते हैं। कौन काम करता है सी पे? अगर आप इंडस्ट्री में जाकर देखें, इंटेल नाम सुना है आपने? इंटेल नाम सुना है? वर्ल्ड फेमस कंपनी विद डिजाइंस, प्रोसेसर्स, वो आज भी सी प्लस प्लस पे अपनी एप्लीकेशंस डिजाइन करती है। एनवीडिया नाम सुना है आपने, जो ग्राफिक्स कार्ड बनाती है? एनवीडिया, एनवीडिया भी सी प्लस प्लस पे अपने ग्राफिक्स कार्ड के कोड्स डिजाइन करती है। तो सी प्लस प्लस प्राइमरीली यूज होती है फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशंस विच इंटरैक्ट विद द हार्डवेयर ऑफ योर कंप्यूटर। ग्राफिक्स कार्ड हार्डवेयर से इंटरैक्ट करता है? जल्दी बोलिए। बिल्कुल, ग्राफिक्स एप्लीकेशंस आपके हार्डवेयर से इंटरैक्ट करने का काम करती हैं। तो सी का ये डोमेन है। आज भी 42 साल बाद भी सी इस 48 ईयर्स के बाद भी सी इस एरिया में नंबर 1 है। आज भी अगर दुनिया में कोई कंपाइलर बनता है, लिंकर बनता है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है, तो पहली चॉइस जो दिमाग में आती है दैट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सी का अपना डोमेन है। ऐसे ही मुझे पाइथन के स्टूडेंट्स बताएं, अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज पाइथन, तो आई थिंक आपने सुना होगा पाइथन इज अ जनरल पर्पस लैंग्वेज। ये पाइथन के लिए वर्ड यूज होता है। जनरल पर्पस मतलब, जनरल पर्पस का मतलब आप पाइथन के अंदर किसी भी तरह का एप्लीकेशन लेवल सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। किसी भी तरह का मतलब, किसी भी तरह का मतलब डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं, आप पाइथन में वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, आप पाइथन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम्स बना सकते हैं, आप पाइथन से डिवाइसेस कंट्रोल कर सकते हैं, आईओटी वगैरह वगैरह, राइट। सो पाइथन इज अ जनरल पर्पस लैंग्वेज। ऐसे ही अगर मैं पूछता हूं व्हाट अबाउट जावा, जावा कैसी लैंग्वेज है, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज जावा, तो आप बोलोगे सर जावा के बारे में दो बातें बोल सकते हैं हम। जावा भी जनरल पर्पस है, राइट, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि जावा में भी वेब एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस सब बनती हैं। लेकिन आई होप आपको पता होगा जनरल पर्पस होने के साथ साथ जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये वर्ड जुड़ता है ना जावा के साथ, जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी हर लैंग्वेज की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है जिसके लिए वो मार्केट में जानी जाती है। ऐसे अगर आपसे कोई पूछता है HTML कैसी लैंग्वेज है, तो हम HTML के लिए जो टैग यूज करते हैं, जो वर्ड यूज करते हैं, जो एक्रोनिम यूज करते हैं, हम बोलते हैं HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। सवाल आता है ये मार्कअप क्या होता है? मार्कअप बहुत सिंपल है। मार्कअप का मतलब आप एंगुलर ब्रैकेट्स में कुछ टेक्स्ट लिखते हैं और एंगुलर ब्रैकेट के बीच में कुछ कंटेंट डालते हैं। मतलब आप एंगुलर ब्रैकेट के अंदर कुछ कमांड लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कमांड की स्टार्टिंग होती है, ये कमांड की एंडिंग होती है, और इस बीच में कुछ टेक्स्ट होता है। जब ये पर्टिकुलर लाइन एग्जीक्यूट होती है, जब ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट रन होता है, कौन रन करता है? मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था HTML को रन करना सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के बस की बात है, एंड दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज वेब ब्राउजर। आपका ब्राउजर रन करता है। तो जब ब्राउजर इसको देखता है, तो ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स में आपने लिखा हुआ है, ब्राउजर की नजरों में ये कमांड होता है, और जो अंदर आपने लिखा हुआ है, ये कमांड इस डेटा पे काम करता है, इस डेटा पे एक्शन लेता है। जैसे आप मुझे बताइए, अगर हम सी लैंग्वेज में प्रिंटफ लिखकर हेलो लिखते हैं, तो क्या सी लैंग्वेज प्रिंटफ को पहचानती है, हाँ या ना? क्या प्रिंटफ सी का प्री डिफाइंड फंक्शन है, हाँ या ना? हाँ है। सी बहुत अच्छे से प्रिंटफ को पहचानती है। ऐसे ही पाइथन के अंदर अगर मैं ये करता, तो मैं इसी हेलो को प्रिंट से लिखता। क्या पाइथन प्रिंट पहचानती है? हाँ पहचानती है। क्या जावा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पहचानती है हेलो लिखने के लिए? पहचानती है। तो ये सब इन लैंग्वेजेस में क्या है? फंक्शंस हैं। ये इन लैंग्वेजेस में फंक्शन या मेथड कहलाएंगे। ऐसे में आपसे पूछूंगा ये क्या है जो एंगुलर ब्रैकेट में आपने लिखा है? इस एंगुलर ब्रैकेट में लिखे गए डेटा को, कंटेंट को अपन लोग बोलते हैं ये टैग है, दे आर कॉल्ड एज टैग। और जो अंदर आप लिख रहे हैं ये वो टेक्स्ट है जिस पे टैग का असर पड़ेगा, जिस पे टैग का इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, लेट्स गो टू सम पर्टिकुलर वेब पेज, ठीक है, लेट्स ओपन Amazon। सेल वेल चल रही है क्या? अभी भी चल रही है। तो सेल में आपको कुछ कंटेंट्स दिखेंगे, राइट। तो अपन सेल पे आते हैं। अब मान लीजिए अपन ने इस मोबाइल फोन की प्राइस पे क्लिक करा। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा इस पेज के अंदर कुछ नोटिस में आ रही है चीजें आपके, तो आप बोलोगे हाँ सर, टेक्स्ट अलग अलग स्टाइल में दिख रहा है मुझे। ये नोटिस करिए, मंडे नवंबर 2 थोड़ा सा डार्क दिख रहा है। ये एमआरपी के ऊपर एक क्रॉस लगा हुआ है। ये डील ऑफ द डे थोड़ा सा बड़े फॉन्ट में दिख रहा है। ये कैसे हो रहा है? इस सब को करने के लिए यूज करे जा रहे हैं अलग अलग तरीके के टैग्स। और ये जो टैग्स आप यूज कर रहे हैं, इन्हीं टैग्स को ब्राउजर समझता है, ब्राउजर पहचानता है, और उसका इफेक्ट वो आपको यहां पर दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा डेमो, ये कैसे हुआ होगा? मंडे नवंबर 2 बोल्ड में आ रहा है। तो एचटीएमएल कहती है अगर आपको डेटा बोल्ड करना है तो मेरे पास ऑप्शन है आप बी लिख दो, या मेरे पास एक और ऑप्शन है आप स्ट्रॉन्ग लिख दो। तो ये बी और स्ट्रॉन्ग क्या है? ये बी और स्ट्रॉन्ग अपने आप में एचटीएमएल की भाषा में कहलाएंगे टैग्स। फिर इन्होंने बी के अंदर क्या लिखा होगा? इन्होंने बी के अंदर लिखा होगा मंडे नवंबर 2। ये किसने बताया होगा कि 2 नवंबर तक की सेल चलेगी? ये बताया होगा सर्वर साइड के कोड ने। सर्वर साइड के कोड को कैसे पता कि 2 नवंबर तक की सेल चलनी है? ये डेटाबेस में स्टोर होगा। इन्होंने डेटाबेस में डाला होगा कि 2 नवंबर तक सेल होनी है। ये प्राइस कहां से आ रही है जो लिखी हुई है? ये भी डेटाबेस और सर्वर से आ रही है। बस एचटीएमएल इसे सुंदर तरीके से कलर देकर, सुंदर तरीके से फॉन्ट देकर आपके स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट करने का काम कर रही है। तो ये कौन कर रहा है? ये सब तरह तरह के टैग्स कर रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं इस पेज की कोडिंग देखूं, देख सकते हैं अपन इस पेज की कोडिंग? हाँ देख सकते हैं, आप सबको पता होगा। राइट क्लिक करिए, व्यू सोर्स में जाइए, तो नोटिस करिए आपको ढेर सारा कंटेंट दिखेगा जो नजर आएगा आपको विद इन एंगुलर ब्रैकेट। देखिए मैं फॉन्ट साइज बढ़ाता हूं, आप बताइए आपको ये पूरा कंटेंट एंगुलर ब्रैकेट्स में दिख रहा है? देखिए कहीं कहीं एंगुलर ब्रैकेट लगे हुए दिख रहे हैं, ये तो पूरा जावास्क्रिप्ट कोड है। अब आप नोटिस करेंगे इस कोड के अंदर जहां भी आपको एंगुलर ब्रैकेट लगे हुए दिख रहे हैं, दिस ऑल इज नथिंग, दिस ऑल इज योर HTML। ये जावास्क्रिप्ट का कोड दिखेगा और बाकी पूरा आपको नजर आएगा HTML का कोड। आ रही है बात समझ? तो जब भी आप किसी वेब पेज का बैकग्राउंड कोड जाकर देखें, आपको उस बैकग्राउंड कोड में दो ही इंपॉर्टेंट चीजें दिखेंगी। क्या क्या दो इंपॉर्टेंट चीजें? एक तो कुछ एंगुलर ब्रैकेट लगे होंगे और एंगुलर ब्रैकेट के बीच में टेक्स्ट लगा होगा। ये एंगुलर ब्रैकेट वाला डेटा क्या है? ये कहलाता है टैग। और अंदर का टेक्स्ट क्या है? वो एक्चुअल कंटेंट है जिस पे टैग को असर डालना है। तो जैसे सी में फंक्शंस हैं, ऐसे एचटीएमएल में क्या है? फंक्शंस नहीं है, एचटीएमएल में टैग्स हैं। जैसे सी का कंपाइलर प्रिंटफ स्कैनफ का मतलब जानता है, इफ एल्स का मतलब जानता है, व्हाइल लूप का मतलब जानता है, ऐसे ब्राउजर का एचटीएमएल इंजन, आपने नाम ध्यान से सुना मैंने क्या बोला? एचटीएमएल में कंपाइलर नहीं होता, एचटीएमएल का इंजन होता है। तो ब्राउजर का एचटीएमएल इंजन समझता है कि जो आपने एंगुलर ब्रैकेट में चीजें लिखी हैं उसका क्या मतलब है और उसको कैसे करना है एग्जीक्यूट, कैसे करना है आउटपुट जनरेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूं मैं जो पेज बना रहा हूं उस पेज पे आउटपुट सचिन आए, बट मैं चाहता हूं सचिन बोल्ड में आए, मैं चाहता हूं सचिन बोल्ड में आए, तो मैं एचटीएमएल से बोलूंगा सचिन, और सचिन के आगे और सचिन के पीछे क्या लगा दूंगा? बी लगा दूंगा। तो क्या मुझे ये पूरा एज इट इज दिखेगा? नहीं, ये पूरा एज इट इज नहीं दिखेगा। दिखेगा मुझे सिर्फ सचिन। कैसा? बोल्ड में दिखेगा। और ये बी ब्राउजर को कन्वे कर रहा है कि तुम्हें सचिन को बोल्ड में दिखाना है। आ रही है बात समझ में? पॉइंट क्लियर हो रहा है? हुआ क्लियर? ऐसे ही आपने नोटिस करा होगा वहां कुछ टेक्स्ट ऐसे थे जिनके नीचे अंडरलाइन थी। तो अगर कोई टेक्स्ट ऐसा होगा जिसके नीचे अंडरलाइन होगी, राइट, तो आप उसके लिए यूज करेंगे यू। यू के बाद आप अपना टेक्स्ट लिखेंगे। मान लीजिए मैंने शर्मा कंप्यूटर एकेडमी का एक्रोनिम लिखा और यू से इसको कर दिया बंद। अब एससीए कैसा दिखेगा? एससीए दिखेगा ऐसे, और एससीए के नीचे आपको दिखेगी अंडरलाइन। इसका मतलब अगर एचटीएमएल सीखनी है तो बस टैग सीखना है, इसका मतलब यही है। हाँ जी, अगर एचटीएमएल सीखनी है तो आपको बस यही सीखना है कौन से काम का कौन सा टैग है। फॉर एग्जाम्पल क्या आपको ब्राउजर्स में टेबल दिखती है? वेबसाइट्स पे टेबुलर डेटा दिखता है, टेबल में कंटेंट दिखते हैं, जैसे आपकी मार्कशीट। बिल्कुल, वो टेबल कौन देगा? वो टेबल भी एचटीएमएल देगी। एचटीएमएल आपके लिए वो टेबल ड्रॉ करने का काम करेगी। तो आप पहले दिमाग में डिसाइड करिए कि आपको आउटपुट किस स्टाइल में चाहिए,
उस स्टाइल के लिए HTML के टैग्स पढ़िए और वो टैग अपने पेज में लगाइए, आउटपुट वैसा प्रेजेंटेबल फॉर्म में आपको दिख जाएगा. So HTML is nothing but a collection of two things. One is tag, other one is text. Tags are command and text वो content है जिसपे कमांड अपना इफेक्ट डालते हैं. हुआ क्लियर? यस, ऑडियो टैग, वीडियो टैग, ये सब अवेलेबल है, सब पढ़ेंगे अपन. ऑडियो वीडियो सब कुछ कवर करेंगे. हुआ क्लियर? समझ में आया? व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज HTML? नहीं, सर्वर साइड कोड नहीं देख सकते ध्रुव, सर्वर साइड कोड सर्वर पे है, यहां से कैसे देख पाएंगे अपन? What kind of technology? No technology is there, Naved. There is a software जिसको बोलते हैं HTML इंजन, जो HTML को समझता है. HTML का इंटरप्रेटर होता है वो, जैसे C में कंपाइलर होता है ना. अगर आपने C करी हो तो आपने सुना होगा वहां कंपाइलर होता है जो आपके सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है. ऐसे HTML का ब्राउजर के अंदर इंजन होता है. वो इंजन आपके इन टैग्स को पढ़ता है और अकॉर्डिंगली आउटपुट देता है. और सच कहें तो ब्राउजर में सिर्फ HTML का इंजन नहीं होता है, ब्राउजर में 3 टेक्नोलॉजीज का इंजन होता है. कौन 3 टेक्नोलॉजीज जो हम फर्स्ट डे से बार बार बोलते आ रहे हैं? एक HTML का इंजन होता है ब्राउजर के पास, एक CSS का इंजन होता है ब्राउजर के पास, एक जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है ब्राउजर के पास. राइट? इनके नाम होते हैं. हाँ, जैसे जावास्क्रिप्ट का जो इंजन होता है उसका नाम V8 होता है, उसका नाम V8 होता है. अगर आप नाम जानना चाहते हैं ना, जैसे C में GCC नाम होता है, सुना होगा आपने, GCC कंपाइलर का नाम है, टर्बो आपके कंपाइलर का नाम है. ऐसे अगर जावास्क्रिप्ट के इंजन की नाम की बात की जाए तो V8 के नाम से जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है जो क्रोम के अंदर होता है, वो जावास्क्रिप्ट वाले कोड को चलाता है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बात समझ में आ रही है? राइट. सो ओवरऑल HTML अपने आप में टैग्स की एक लैंग्वेज है जिसमें फंक्शंस की जगह पर टैग्स होते हैं. आपको बस टैग स्टडी करना है, समझना है और अकॉर्डिंगली उसको अपने कोड के अंदर यूज कर लेना है. आया हुआ? ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं HTML के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको हमेशा याद रखनी है. और नोट्स की चिंता मत करिएगा, सब कुछ स्लाइड्स में अवेलेबल है और जो मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगा वो आपके ग्रुप में एज इट इज शेयर भी होगा. आप बस समझो और खूब सारे डाउट्स पूछो. सो लेट्स बिगिन. फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट HTML. सबसे पहला पॉइंट मैंने डिस्कस कर ही लिया, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है. सो एज वी डिस्कस्ड, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ओके, अब एक डाउट और आता है, क्या ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? क्या लगता है आपको? क्या ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? नहीं, ये बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. सबूत है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? हाँ, सबूत है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं. चाहे सी, पाइथन, जावा, कुछ भी आप पढ़िए, वहां आपने वेरिएबल बनाए होंगे, वेरिएबल में वैल्यू डाली होगी, उसके ऊपर इफ एल्स लगाकर कंडीशंस अप्लाई की होंगी. HTML में ऐसा कुछ नहीं होता है. तो फिर ये क्या है? तो सबसे पहली बात, इट इज नॉट एट ऑल अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. देन व्हाट इज इट? इट इज अ डिजाइनिंग लैंग्वेज. ये डिजाइनिंग लैंग्वेज है. डिजाइनिंग लैंग्वेज मतलब, डिजाइनिंग लैंग्वेज मतलब जिससे आप ये डिसाइड करते हैं कि आपके वेब पेज का स्ट्रक्चर क्या होगा, कहाँ टेबल आएगी, क्या टेबल में आएगा, क्या लिस्ट में आएगा, क्या मेन्यू बार में दिखेगा, क्या पेज के सेंटर पे दिखेगा. ये सब चीजें तय करने के लिए आप जिस लैंग्वेज की मदद लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज HTML. इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज अ डिजाइनिंग लैंग्वेज. इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़ू? ठीक है, अब आता है थर्ड, द वर्ड हाइपरटेक्स्ट. इसका मतलब क्या है? तो जवाब है, द वर्ड हाइपरटेक्स्ट स्टैंड्स फॉर क्लिकेबल टेक्स्ट. दैट इज द टेक्स्ट विच लिंक्स वन डॉक्यूमेंट. याद रखिएगा, HTML में जो आप बनाते हैं उसे टेक्निकल वोकैबुलरी में डॉक्यूमेंट बोलते हैं. पेज भी बोल सकते हैं बट कोड नहीं बोलते हैं. रादर देन सेइंग कोड, हम बोलते हैं हमने HTML का डॉक्यूमेंट लिखा है. जैसे आपको याद होगा C++ जावा में आप ये बोलते हैं ना, आपने सोर्स कोड बनाया है, बोलते हैं ना. जैसे वहां सोर्स कोड है, ऐसे यहाँ सोर्स कोड नहीं बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं HTML का डॉक्यूमेंट बनाया है. राइट? सो विच लिंक्स वन डॉक्यूमेंट. कौन सा डॉक्यूमेंट? HTML डॉक्यूमेंट.
विद another। एक HTML डॉक्यूमेंट को दूसरे HTML डॉक्यूमेंट से लिंक करवाने के लिए आप जो क्लिक्स करते हैं उन्हीं क्लिक्स को बोला जाता है हाइपरटेक्स्ट। एंड व्हाट इज मार्कअप? द वर्ड मार्कअप मींस commands which are given commands which are given in एंगुलर ब्रैकेट्स। आप इन्हें एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, ठीक। विद इन एंगुलर ब्रैकेट क्या होता है? जल्दी जल्दी जवाब दें। विद इन एंगुलर ब्रैकेट क्या होता है? नॉर्मल टेक्स्ट होता है। विद इन एंगुलर ब्रैकेट वी हैव नॉर्मल टेक्स्ट। और जब ब्राउजर इसे एग्जीक्यूट करता है, एंड व्हेन द ब्राउजर एग्जीक्यूट्स इट, वी गेट फॉर्मेटेड आउटपुट। जब ब्राउजर इसे एग्जीक्यूट करता है आपको एक फॉर्मेटेड आउटपुट मिलता है। फॉर्मेटेड आउटपुट मतलब आपने तो बी लिख दिया, बट आपको आउटपुट में बी दिखेगा कि टेक्स्ट बोल्ड में दिखेगा? जल्दी बोलिए। टेक्स्ट बोल्ड में दिखेगा, बी थोड़ी ना दिखेगा आपको टेक्स्ट बोल्ड में नजर आएगा। इसको बोलते हैं फॉर्मेटेड आउटपुट। दैट इज द मेन रोल ऑफ HTML। मतलब HTML में टैग्स ही टैग्स होंगे हर काम को करने के। हाँ, हर काम को करने के टैग्स ही टैग है। टेबल बनानी है, टैग है। इमेज चाहिए, टैग है। गाना सुनना है, टैग है। वीडियो चाहिए, टैग है। हर चीज का HTML के पास टैग है। बटन बनाने का भी टैग होगा, यस, बटन बनाने का भी टैग है। टेक्स्ट बॉक्स बनाने का भी टैग है। हर काम को करने का यहाँ पर टैग्स अवेलेबल है, ठीक है। अब मैंने गिने तो नहीं है कितने टैग्स हैं, बट जितने भी पॉपुलर हैं वो सारे टैग्स अपन लोग कवर अप करेंगे। मैं भी आपको दिखाता हूं, अगर आप जानना चाहते हैं कितने टैग्स हैं, वो क्या करते हैं, अभी मैं आपको एक पेज दिखाता हूं जिसमें सब आपको मिलेगी डिटेल। चलिए अब थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। HTML किसने बनाई? HTML डिजाइन की गई है, सी किसने बनाई? सी लैंग्वेज किसने बनाई? किसको क्रेडिट जाता है सी बनाने का? वेरी गुड, सी बनाने का क्रेडिट जाता है डेनिस रिची को। ऐसे HTML बनाने का क्रेडिट किसको जाता है? HTML बनाने का क्रेडिट जाता है मिस्टर टिम बर्नर्स ली को, ठीक है, हु इज ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ WWW। इन्हें वर्ल्ड वाइड वेब का आप जनक, पेरेंट भी बोलते हैं। इन्होंने ही दुनिया में वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत की थी। इन्होंने ही सबसे पहले HTML बनाई थी। कब बनाई थी इन्होंने HTML? इन्होंने HTML बनाई थी 1989 में। अच्छा, एग्जैक्टली बोले तो 1990 हो गया था बनते बनते 1991 में, ठीक है। किस पर्पस के लिए बनाई थी? अमेरिका के डिफेंस लेबोरेटरी के अंदर डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए बनाई थी। यानी HTML 1991 में उस फॉर्म में नहीं थी जिस फॉर्म में आज आपको 2020 में दिख रही है। सो इट वाज डिजाइन्ड इन 1991 एंड developed for was originally developed for sharing or linking documents in America's defense lab, ठीक है, वहां के लिए इसको यूज करा जाता था। फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर 1995 में, इन द ईयर 1995, HTML was made available in public domain। पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो गई मतलब मेरे और आपके जैसे लोग भी अब HTML यूज करने लगे। हमें कोई अमेरिका के डिफेंस लैब का मेंबर नहीं होना पड़ता है इसको यूज करने के लिए। ना इट हैज बीन मेड अवेलेबल, सबके लिए अवेलेबल है। और इसको आज कौन गवर्न करता है? एंड टुडे इट इज गवर्न्ड बाय, गवर्न समझते हैं, जो इसके नए वर्जन्स निकालता है, जो इसके नए टैग्स निकालता है, इट इज गवर्न्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन called W3C, which stands for वर्ल्ड वाइड वेब। ये तो W3 हो गया। C का फुल फॉर्म कंसोर्टियम। फाइन। अब आता है एक छोटा सा डाउट जो समझना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। अब सवाल आता है W3C क्या बनाता है, और ये ब्राउजर वगैरह ये जो कंपनीज बनाती हैं ये क्या करती हैं? तो ध्यान से सुनिए। प्रोग्रामिंग की दुनिया में दो चीजें होती हैं। अगर आपने ना सुना हो तो पहली बार सुनकर अंदाजा लगाने की कोशिश करिएगा। एक होता है स्पेसिफिकेशन और एक होता है इम्प्लीमेंटेशन। सुना है आपने ये दोनों वर्ड्स कभी? नहीं सुने? स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है गाइडलाइंस,
स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है काम ऐसे हो इसकी गाइडलाइंस देना। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है उसको वाकई में इम्प्लीमेंट करना, अप्लाई करना। जैसे कोविड के दौरान जब लॉकडाउन था तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिकेशंस देती थी, गाइडलाइंस देती थी, कंटेनमेंट एरिया में ये रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे, ऐसे इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट होगा, ऐसे लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएंगे तो परमिट लगेगा। कौन जिम्मेदार था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो हो? जल्दी बताइए, कौन जिम्मेदार था कि एक जगह लोग इकट्ठे ना हो? कौन जिम्मेदार था कि लॉकडाउन का पालन किया जाए? स्टेट गवर्नमेंट। तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का रिलेशन है, बिल्कुल ऐसे W3C और ब्राउजर बनाने वाली कंपनीज का रिलेशन है। W3C क्या बनाती है? W3C स्पेसिफिकेशंस बनाती है। और उनको इंप्लीमेंट कौन करता है? उनको इंप्लीमेंट ब्राउजर बनाने वाली कंपनीज करती हैं। तो स्पेसिफिकेशंस ऑफ HTML are given by W3C. Fine. And their implementations यानी एक्चुअल इंटरप्रेटर बनाना जो इन पर्टिकुलर टैग्स को समझे और आउटपुट में कन्वर्ट करे, इज गिवन बाय कंपनीज विच डिजाइन ब्राउजर्स। कंपनीज विच डिजाइन ब्राउजर्स। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता होगा ब्राउजर बनाने वाली पॉपुलर कंपनीज कौन कौन सी हैं। कौन कौन सी हैं? लाइक वेरी गुड, लाइक गूगल नंबर 1, कॉमा मोजिला नंबर 2, कॉमा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का भी ब्राउजर है। बहुत जोर शोर से माइक्रोसॉफ्ट उसे प्रमोट करने में लगा है, दैट इज एज, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस करके उन्होंने विंडोज में आपको बाय डिफॉल्ट दिया है। ये सारी कंपनीज बनाती हैं ब्राउजर। ठीक है, अब आगे की बात सुनिए ध्यान से। नहीं, कोई चार्ज नहीं होता मनीष, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अब सुनिए होता क्या है। प्रॉब्लम बस ये आती है कि जो W3C गाइडलाइंस देती है, जो W3C स्पेसिफिकेशन देती है, जरूरी नहीं है कि हर ब्राउजर बनाने वाली कंपनी सारे स्पेसिफिकेशंस माने ही माने। इसका मतलब जब आप HTML में कोई भी पेज डिजाइन करते हैं, इट्स वेरी पॉसिबल वो पेज क्रोम पे थोड़ा सा अलग बिहेव करे और वो पेज फायरफॉक्स पे थोड़ा सा अलग बिहेव करे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्रोम वाले अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ चीजों को सपोर्ट करते हैं, फायरफॉक्स वाले अपने हिसाब से कुछ चीजों को सपोर्ट करते हैं। मैं अभी आपको इसका प्रैक्टिकल लाइव डेमो देता हूं। उससे पहले दो जरूरी बातें आपको और बता दूं। नंबर 7, HTML का सबसे पॉपुलर वर्जन कौन सा था? HTML का सबसे पॉपुलर वर्जन लॉन्च हुआ था, द मोस्ट पॉपुलर वर्जन ऑफ HTML was मतलब पुराना हो गया, HTML 4.01। कब लॉन्च हुआ था? लॉन्च हुआ था 1999 में। ठीक है, उसके बाद इतने लड़ाई झगड़े हुए किसके किसके बीच में? W3C और इन ब्राउजर बनाने वाली कंपनीज के बीच में। इन दोनों का अपने अपने अलग अलग गुट बन गया, अपने अपने इन लोगों के ग्रुप्स बन गए, और ये दोनों एक दूसरे के साथ कई मामलों पे एग्री नहीं करते थे, कई मामलों पे एक दूसरे को ब्लेम करते थे। कब तक चली ये लड़ाई? ये लड़ाई चली 2012 तक। 2012 के बाद क्या खत्म हो गई? नहीं, खत्म नहीं हो गई। 2012 के बाद सीज फायर हो गया। दोनों ने कहा अच्छा ठीक है, तुम अपना काम देखो, हम अपना काम देखेंगे। W3C ने कहा हम टैग्स बनाते रहेंगे। ब्राउजर बनाने वाली कंपनीज ने बोला ठीक है, हमें जो अच्छा लगेगा वो टैग हम सपोर्ट करेंगे, जो नहीं लगेगा उसे सपोर्ट करना हम बंद कर देंगे। 2012 में कौन लॉन्च हुआ? 2012 में लॉन्च हुआ HTML5, राइट। 2014 में HTML का थोड़ा 5 का पॉपुलराइज वर्जन लॉन्च हुआ। 2014 में HTML5 का 5.01 लॉन्च हुआ था। और उसके बाद से अब तक अगर आप नोटिस करें तो करंट लेटेस्ट कौन सा है? करंट लेटेस्ट HTML5 है। लेकिन एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है जो HTML5 का वर्जन है, HTML5, वो फुल्ली सपोर्टेड हर ब्राउजर पे नहीं है। विच इज द करंट लेटेस्ट वर्जन इज HTML5, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट फुल्ली सपोर्टेड बाय ऑल द ब्राउजर्स। हर ब्राउजर ने इसको 100% सपोर्ट नहीं दिया है। इसका मतलब मैं फिर याद दिला रहा हूं, कुछ टैग्स एक ब्राउजर पे चलेंगे और दूसरे ब्राउजर पे नहीं चलेंगे। ठीक है, इसका डेमो मैं आपको देता हूं, छोटा सा डेमो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डेमो। ठीक है, मैं गूगल का होम पेज क्रोम में ओपन कर रहा हूं। क्या आपको यहां पर ऑडियो का आइकन दिख रहा है?
जल्दी बताइए, दिख रहा है आपको ये आइकन? ये इसका मतलब ये ना कि ये स्पीच रिकॉग्निशन है। आप अगर बोलेंगे इस पे तो ये आपके वर्ड्स के अनुसार सर्च रिजल्ट दिखाएगा। ठीक है, अपन बिल्कुल यही सेम पेज ओपन करते हैं फायरफॉक्स में। ठीक है, ये मेरे पास है। लेट्स ओपन द वेरी सेम पेज इन फायरफॉक्स ऑल्सो। सो आई सेट google.com, पेज ओपन हुआ। देख रहे हैं वो माइक गायब है, दिख रहा है? नहीं है वो माइक यहाँ पर। सोचिए इतनी बड़ी कंपनी की वेबसाइट, ये वेबसाइट भी दो अलग अलग ब्राउजर्स पे अलग अलग फीचर्स के साथ अवेलेबल है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो माइक है ये HTML5 का फीचर है। क्या बोलते हैं इसको? स्पीच रिकॉग्निशन। इस फीचर को क्रोम सपोर्ट करता है, लेकिन इस फीचर को मोजिला सपोर्ट नहीं करता है। अब आएगा डाउट आपके दिमाग में, तो सर मुझे कैसे पता चलेगा मैं जो टैग यूज करूंगा वो क्रोम पे चलेगा कि नहीं चलेगा? क्या चला चला के देखना पड़ेगा अपने कोड को, अपने HTML पेज को? नहीं। तो इसके लिए दुनिया में एक वेबसाइट बनाई गई है। क्या नाम है उस वेबसाइट का? वेबसाइट का नाम है html5test.com। इस वेबसाइट पे आप आइए और ये वेबसाइट आपको बताएगी कि आपका ब्राउजर HTML के कौन कौन से फीचर्स को सपोर्ट करता है। तो देखिए स्पीच रिकॉग्निशन फीचर के सामने टिक लगा हुआ है क्रोम में। जल्दी बताइए, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं आप लोग इस पेज में? जल्दी जल्दी बोलिए। दिख रहा है? ये रहा, नोटिस करिए, ये रहा स्पीच रिकॉग्निशन। और इस स्पीच रिकॉग्निशन के सामने चेक करिए चेक मार्क है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है क्रोम ऑडियो के 30 में से 29 फीचर्स सपोर्ट करता है। एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस? और ये ऑडियो कहां से आया? ये ऑडियो नाम का टैग आपको दिया है HTML5 ने। तो पहले ऑडियो टैग नहीं था? नहीं, पहले ऑडियो टैग नहीं था। तो पहले ब्राउजर्स में गाने कैसे प्ले होते थे? पहले ब्राउजर्स में गाने फ्लैश के थ्रू प्ले होते थे। फ्लैश क्या होता है? फ्लैश एडोब की एक टेक्नोलॉजी है। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक टेक्नोलॉजी लेकर आया था, उसका नाम था सिल्वर लाइट। इन्होंने भी कोशिश करी थी ब्राउजर्स के अंदर फ्लैश की जगह सिल्वर लाइट यूज हो, लेकिन अब ये सब आउटडेटेड हो गए। अब इनकी जगह कौन आ गया है? अब इनकी जगह आ गई है HTML5, जो आपको प्रोवाइड करती है आप अपने पेज में ऑडियो का सपोर्ट ले आए, आप अपने पेज में वीडियो का सपोर्ट ले आए, एंड सो ऑन। अब नोटिस करिए, अगर मैं इसी को मोजिला के अंदर खोलूंगा तो मुझे अलग रिजल्ट्स मिलेंगे। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, यस और नो। अगर ये सेम पेज html5test.com मोजिला में खोला जाए तो देखिए रिजल्ट्स विल बी डिफरेंट। तो आप कभी भी डिलेमा में हो, आपको कभी भी ऐसा लगे कौन सा टैग चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, तो ये बेस्ट साइट है, आप इसको रेफर करें। सो मैंने ओपन करा html5test.com मोजिला में इस बार, और चेक करिए मुझे रिजल्ट्स के तौर पे मिल रहा है। नंबर 1, मोजिला सपोर्ट कर रहा है 466 पॉइंट्स। क्रोम कितने कर रहा था? 476। तो क्रोम इसका मतलब मोजिला से बेटर है HTML5 के मामले में, मानते हैं? जल्दी जल्दी बोलिए। यस, क्रोम बेटर है। और ये भी याद रखिएगा, ये वर्जन टू वर्जन डिफरेंट होगा, है ना? मेरे पास जो क्रोम का वर्जन है वो 476 पॉइंट्स लेकर आया है। हो सकता है आपके यहाँ 472 आ रहा हो, 470 आ रहा हो, डिपेंड करेगा आप क्रोम का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, अब जरा मोजिला में देखिए स्पीच रिकॉग्निशन सपोर्टेड है कि नहीं है। तो अपन आते हैं ऑडियो में, और आप देख पा रहे हैं स्पीच रिकॉग्निशन के आगे लिखा हुआ है नो। आई बात समझ? पॉइंट क्लियर हुआ? तो सोचिए एज अ डेवलपर थोड़ी सी टेंशन बढ़ जाती है। एज अ डेवलपर, एज एन HTML डेवलपर थोड़ी सी टेंशन बढ़ जाती है। यस, आपको अपने पेज को कम से कम इन दोनों ब्राउजर पे तो टेस्ट करना चाहिए अगर आप कमर्शियली कोई वेबसाइट बना रहे हैं, ताकि उसका आउटपुट लोगों के कंप्यूटर स्क्रीन पे ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रहे। हुआ क्लियर? बात समझ आई? ओके, तो इसलिए हम HTML5 पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा टैग पढ़ाते वक्त कौन सा टैग HTML4 का है और कौन सा टैग HTML5 का है। ठीक है, आप यहां से आकर देख पाएंगे कौन से टैग को कौन सा ब्राउजर किस लेवल तक सपोर्ट करता है। क्रोम ने ऑडियो में आपने देखा था 29 फीचर सपोर्ट करे थे, लेकिन नोटिस करिए मोजिला 29 की जगह 27 ही सपोर्ट कर रहा है। ऐसा है? दिख रहा है आपको? दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द ओनली प्रॉब्लम विद HTML। बस यही एक दिक्कत है। हालांकि अगर आप सी के बैकग्राउंड से हैं
तो इससे मिलती जुलती दिक्कत तो सी में भी होती है ना। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर की साइज, इसका तो कोई फिक्स जवाब सी में होता ही नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर। बिल्कुल ऐसे यहां पर है, कौन सा टैग कौन से ब्राउजर पे कितना सपोर्टेड है, इट डिपेंड्स ऑन द सपोर्ट विच अ ब्राउजर ऑफर्स टू HTML5। आई बात समझ में, पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, अब एक और जरूरी बात, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बैकग्राउंड से हैं तो दिमाग में ये पॉइंट भी आ रहा होगा, क्या सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है? जल्दी बोलिए, क्या सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है? यस। पाइथन केस सेंसिटिव है? यस। जावा केस सेंसिटिव है? यस। सब केस सेंसिटिव है, लेकिन HTML इज नॉन केस सेंसिटिव। रिमेंबर दिस। मतलब आप जो टैग लिखते हैं वो कैपिटल स्मॉल, मिक्स ऑफ कैपिटल स्मॉल, कैसा भी लिखते हैं, दैट मीन्स द टैग्स वी राइट, that means the tags we write can appear in any format, either lower or upper। लेकिन रिकमेंडेशन क्या है? रिकमेंडेशन है कि आप हमेशा यूज करें लोअर केस, बट रिकमेंडेशन इज टू यूज लोअर केस। किसने दिए रिकमेंडेशन? जल्दी बताइए, कौन देता है गाइडलाइंस? W3C ने दी है, राइट। उन्होंने कहा है कि जब आप HTML का डॉक्यूमेंट तैयार करें, रीडेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स एडवाइजेबल आप लोअर केस यूज करें। ओके, दूसरी बात, क्या पाइथन में, जावा में प्रोग्राम का एक्सटेंशन मैटर करता है? करता है। जब आप जावा में कोड लिखते हैं तो डॉट जावा से सेव करेंगे, राइट। पाइथन में लिखते हैं डॉट py से करेंगे, सी में लिखते हैं डॉट सी या डॉट cpp से करेंगे। तो एक्सटेंशन बदल जाने से कोड का बिहेवियर बदल जाता है, खास तौर पे सी और C++ में। हाँ, बिल्कुल बदल जाता है। अगर एक्सटेंशन डॉट cpp होता है तो वही कंपाइलर C++ के रूल्स लगाने लगता है। ऐसे ही HTML के साथ होता है। व्हेन वी राइट एन HTML पेज और डॉक्यूमेंट, जब भी आप HTML का पेज या डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, when we write an HTML page or document, क्या ध्यान रखना पड़ता है? we must remember that it must be saved, it must be saved either with the extension .html or .htm, या तो HTML एक्सटेंशन हो या HTML हो। तो अगर ये नहीं होगा तो एरर आएगी? नहीं, एरर नहीं आएगी, वो पेज आपको एज इट इज दिखने लगेगा। एज इट इज दिखने लगेगा मतलब उसका आउटपुट नहीं दिखेगा, उसकी जगह आपको पेज का एक्चुअल कोड दिख जाएगा, या ब्राउजर बोलेगा इसको डाउनलोड करो, ये डाउनलोड होकर चलने वाली फाइल है। इसलिए कोई फर्क नहीं है, दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट्स हैं, कोई फर्क नहीं है सौरभ। पहले HTML था, उसके बाद HTM भी अलाउड हो गया। हाँ, आ रहे हैं, बता रहा हूँ रवि, ID बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। इतना क्लियर हुआ? यहां तक समझ आया सबको? ठीक है, अब बात आती है HTML को अपन सिस्टम पे अप्लाई कैसे करेंगे। आई मीन क्या यूज चाहिए, क्या टूल्स चाहिए? टूल्स नीडेड टू डेवलप एन HTML पेज। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से टेक्निकल डिस्कशन स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर हम बेयर मिनिमम की बात करें, तो हमें बस एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए। आप सबको पता है वो टेक्स्ट एडिटर नोटपैड हो सकता है, और रन करने के लिए हमें चाहिए एक ब्राउजर। बट क्योंकि ये प्रोफेशनल लेवल का कोर्स है, आप इसमें प्रोफेशनल लेवल की साइट्स बनाना सीखेंगे, तो हम नोटपैड यूज नहीं करेंगे। आप सबको पता है नोटपैड यूज करने में प्रॉब्लम क्या है, पता नहीं लगता है टैग की ओपनिंग क्लोजिंग कैसे हो रही है, फॉर्मेट ही समझ में नहीं आता है, क्योंकि नोटपैड किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या HTML जैसी लैंग्वेजेस के लिए नहीं बना है। सो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे, वी विल बी यूजिंग IDE rather than नोटपैड। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है IDE के बहुत सारे फायदे होते हैं। हाँ, होते हैं। IDE में आपको टैग लिखना नहीं पड़ेगा, ओपनिंग करेंगे तो क्लोजिंग अपने आप आ जाएगा, इंडेंटेशन अपने आप हो जाएगा। कौन सी IDE यूज करेंगे? हम यूज करेंगे आज की डेट की सबसे पॉपुलर IDE, मैंने नाम भी लिया था, दैट इज VS कोड। क्या पेड IDE है? नहीं। VS कोड स्टैंड्स फॉर विजुअल स्टूडियो कोड, फ्री ऑफ कॉस्ट है, माइक्रोसॉफ्ट की IDE है, और आप इसे अपने सिस्टम पे डाउनलोड कॉन्फ़िगर करके इसे यूज कर सकते हैं।
इसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, क्या एक्स्ट्रा चीजें इसमें डालनी है, वो सब मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। और हम कोड टेस्ट इस पे करेंगे, एंड फॉर टेस्टिंग वी विल बी यूजिंग क्रोम। हम कोड को टेस्ट करने के लिए क्रोम यूज करेंगे और कोड डेवलप करने के लिए VS कोड यूज करेंगे। इसके अलावा कुछ और चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। फ्रंट एंड में इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ VS कोड चाहिए और आपको क्रोम चाहिए। क्रोम आपके पास होगा ही होगा। VS कोड डाउनलोड करना, कॉन्फ़िगर करना, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। क्लियर हुआ? आया समझ? ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर कब है आपका? हाँ, एडमिन अवेलेबल है? सर इनसे बात करनी है इनसे। हाँ, हेलो करिए, बात करिए। सर, बात करनी थी इनसे। कर लीजिए। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि हाँ, अब एक चीज आप लोग ध्यान सुन लीजिए। आप लोग की फीस के लेके बहुत ज्यादा क्वेरी आ रही थी ग्रुप्स में भी और सब में। तो फीस आप लोग की ऐसे तो ऑनलाइन फीस 5000 है, लेकिन डिस्काउंट होने के बाद 3500 होती है। ठीक, 3500 फीस होगी जेंगो की और एडवांस जावा की। उसमें भी जो फर्स्ट 20 स्टूडेंट पे करते हैं उसकी फीस हो जाएगी 3300। मतलब फर्स्ट 20 स्टूडेंट के लिए 3300 है, बाकी सब लोग के लिए 3500 है। ठीक, फर्स्ट 20 के लिए है, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो पहले फीस पे करेगा उनको ही ये ऑफर होगा, उनकी फीस 3300 हो जाएगी। अदरवाइज आपको फिर 3500 ही पे करनी पड़ेगी कोर जावा, ओ एडवांस जावा और जेंगो के लिए। और बाकी जो उसमें पेज और हाँ, आज लोगों को लेक्चर बहुत लोगों का मिस हुआ है, तो मैं ग्रुप में डलवा दूंगा आज। या फिर जितने भी लेक्चर मिस हुए हैं, मतलब जो लेट ज्वाइन किया है, जो भी कुछ है एक्सरसाइज, आप लोग बैकअप रिक्वेस्ट में डालना, मैं बोलकर आपके तीनों ग्रुप में ये लेक्चर, आज का लेक्चर आपको शेयर कर दिया जाएगा। फीस ठीक, कैसे पे और कोई करनी है? क्वेरी होगी फीस पे करने के लिए ग्रुप में ही सारी डिटेल्स आपको सेंड कर दी जाएगी। ग्रुप में ही पूरी डिटेल्स सेंड हो जाएगी। आप क्यूआर कोड से भी कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं, या फिर सीधे बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तीनों ही मीडियम से कर सकते हैं। मैं सब ग्रुप में अभी आज सब डलवा दूंगा रात में। अभी रात में पूरी इंफॉर्मेशन आपके ग्रुप पे पहुंच जाएगी। ठीक, और लेक्चर भी जो आजकल को लेट ज्वाइन किया है उनको भी ग्रुप पे ही शेयर कर दिया जाएगा सबको। ठीक, और कोई क्वेरी होगी तो आप कल फोन लगा लीजिए। और नेक्स्ट क्लास आपकी सैटरडे, आपका डे रहेगा ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक सर, थैंक यू सर। तो नेक्स्ट क्लास आपकी 1 नवंबर को है 8 PM पे। ठीक है, राइट? ज्वाइनिंग लिंक ग्रुप में आपके पास आ जाएगा। नहीं, अभी कुछ डाउनलोड नहीं करना, अभी कुछ नहीं करना। अगले लेक्चर में करना है आपको डाउनलोड और कॉन्फ़िगर। सब मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। सचिन सर। हाँ जी। सर हाँ, बोलिए बोलिए। सर 1 नवंबर तो संडे है। संडे है सर 1 नवंबर को तो। हेलो, 1 नवंबर को संडे नहीं है, सैटरडे ही है। आज 1 नवंबर सैटरडे है ना? नहीं, 31st रुको, 31st है सर, 31st अक्टूबर है। 31 अक्टूबर है। हाँ ठीक है, हेलो, तो 31 अक्टूबर, हाँ सॉरी। जी, हाँ जी, ठीक है हाँ जी। ठीक है, 31 अक्टूबर, हम्म, नो इश्यूज। ठीक है, तो 31 अक्टूबर को आपकी क्लास है। फाइन, ओके। मैंने गलत डेट डाल दी थी, 1 नवंबर नहीं है, 31 अक्टूबर। ठीक, सैटरडे। ठीक है, आज इनका पोल हो रहा है सर। यस सर, पोल कराना था। हाँ, पोल करा लीजिए। जी सर। हाँ, बता दीजिए इनको पोल में क्या आंसर देना है। जी, हम लोग पोल लॉन्च कर रहे हैं पीएचपी का, जिसमें आप लोग को यस और नो बोलना है। जिसको पीएचपी में इंटरेस्ट है वो यस बोले, और जिसको पीएचपी में नहीं है, नहीं करना है, वो नो बोल सकता है। फिर पोल के बेसिस पे आपकी क्लास लगी जाएगी अगली नेक्स्ट क्लास। तो मैं लॉन्च कर रहा हूँ पोल। पोल लॉन्च कर दीजिए। एक मिनट। हो गया लॉन्च? नहीं, JEE और जेंगो वाले कुछ ना करें।
जिन्हें JEE या Django पे जाना है आप नो करिए, जिन्हें PHP पे जाना है वो सब PHP के लिए यस करेंगे, जो JEE या Django कर रहे हैं आप नो करें। यहां नो नहीं करना है, पोल में करना है। हेलो हाँ यश। हेलो हाँ यश सर, बोलो कुछ बोलो। दिक्कत आ रही है, इनका पोल नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। ठीक है ठीक है, सैटरडे करा लेंगे पोल। ओके जी सर। ठीक है, कोई बात नहीं, सैटरडे होगा पोल। कुछ प्रॉब्लम हो रही है पोलिंग में, आप सैटरडे आइए, सैटरडे पोलिंग हो जाएगी, सैटरडे डिसाइड कर लेंगे। ठीक है ठीक है, तो सैटरडे कितने बजे आना है? 8 बजे, राइट? सभी को आना है, Django, एडवांस जावा सब। और एडवांस जावा की क्लास उस दिन फिर 8 बजे के बाद JDBC होगी। ओके चलिए, बाय बाय, टेक केयर।